स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं जनता टीवी और मैं हूं आपके साथ अभिषेक। अलीगढ़ से खबर है। अलीगढ़ की तहसील इगलास में रालोसपा ने रैली निकाली है। वहीं आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी के सुनने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ी है। नेता को सुनने के लिए सुबह से ग्रामीण रैली स्थल पर मौजूद रहे। बता दें कि इस रैली में जयंत चौधरी और अखिलेश यादव को पहुंचना था, लेकिन अखिलेश यादव कोरोना के चलते रैली में शामिल नहीं हो पाए। रैली को संबोधित करते हुए आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी ने कहा कि क्या आप चौधरी साहब की तरह मेरा साथ दोगे? हमने और अखिलेश जी ने हाथ मिलाया है। 2022 के लिए क्या बोले थे? मोदी जी ने कहा था, मित्रों 7 साल में हम किसान की आय दुगनी कर देंगे। अब आ गई 2022, किसी की आय दुगनी हुई है क्या? हमें आपको पता है किसी की आय दुगनी नहीं हुई, लेकिन मैं आपको आंकड़े बताना चाहूंगा। चौधरी चरण सिंह जी की बहुत बड़ी ताकत थी। दिमाग उनका अर्थशास्त्री का था और दिल उनका किसान का था। क्योंकि बाबा जी को कुछ अता पता नहीं है। बाबा जी बैलेंस शीट नहीं पढ़ सकते। बाबा जी के आगे फाइल रख दी जाती होगी, अधिकारी उनको जैसा समझा देते होंगे, बिना फाइल को देखे पढ़े वो हस्ताक्षर कर देते होंगे और बयान दे देते होंगे। योगी जी बैलेंस शीट नहीं पढ़ सकते। मैं इकोनॉमिक्स का स्टूडेंट रहा हूं। देश की वित्तीय हालत और उत्तर प्रदेश की वित्तीय हालत योगी बाबा के राज में बेहद खराब हो चुकी है। ये जो नौजवानों की भीड़ आई है, इन्हें नौकरी नहीं मिल रही, कहीं नौकरी नहीं मिल रही। और बता दूं, नौकरी नहीं मिलेगी तो शादी भी नहीं होगी। इन लोगों का बस चलेगा तो कुंवारे रह जाओगे इनकी तरह। और शादी करानी है तो नौकरी चाहिए। योगी जी कहते हैं कि हमने कानून व्यवस्था सुधार दी, कानून व्यवस्था सुधार दी, लेकिन हालात ये हैं, रोज आप अखबार देखोगे तो इतनी लूट हुई, उतनी लूट हुई। और हमारे यहां हर 2 घंटे में महिला के साथ रेप हो रहा है। हर 90 मिनट में बच्ची के साथ रेप हो रहा है। ये अश्लील हरकतें हो रही हैं। हाथरस में जो हुआ, रात के अंधेरे में परिवार को वो मौका नहीं दिया कि अपने बेटी के अंतिम दर्शन कर सके। वे जाहिल लोग जिन्होंने वो कृत्य कार्य किया, वे जाहिल लोग जो सेंगर को बचाने में जुटे थे, जो हाथरस के अपराधियों को बचाने में जुटे थे। पहाड़ों पर हुई बर्फबारी का असर अब मैदानी इलाकों में भी देखने को मिल रहा है। उत्तराखंड से सटा हुआ उत्तर प्रदेश का पहला जिला बिजनौर में भी सर्दी का सितम देखने को मिल रहा है। यहां पर लोग ठंड से बेहाल हैं। कपा देने वाली ठंड से लोगों का बुरा हाल है। बिजनौर के रेलवे स्टेशन के करीब आधी रात को खुले आसमान में कई परिवार मासूम बच्चों के साथ खुले में सोने को मजबूर हैं। इनका कपकपाता बदन और लड़खड़ाती आवाज खुद ब खुद गरीबी, बेबसी और लाचारी बयां कर रही है। वहीं एडीएम प्रशासन का कहना है कि सभी जगह रैन बसेरों की व्यवस्था करा दी गई है और किसी को भी खुले में नहीं सोने दिया जाएगा। कानपुर के नवाबगंज इलाके में एक वरिष्ठ वकील की उन्हीं के घर के बाहर हत्या कर गुंडों ने सनसनी फैला दी। बताया जाता है कि अपराधी पहले से घात लगाकर बैठे थे। शाम के करीब 7:30 बजे वकील राजाराम वर्मा ने बेटे के आने पर जैसे ही दरवाजा खोला, कातिल ने गोली दाग दी। सब कुछ इतना जल्दी हुआ कि कोई हमलावर का चेहरा तक नहीं दिख पाया। लेकिन मृतक अधिवक्ता की बेटी का कहना है कि पिता का शहर के बड़े बिल्डर से विवाद चल रहा था। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और घटना की जांच पड़ताल में जुटी है। वहीं डीसीपी वेस्ट का कहना है कि बिंदु पर जांच की जा रही है और जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार किया जाएगा। एनआरआई सिटी में उनकी जमीन है और एनआरआई सिटी वाले उनकी जमीन को लेना चाह रहे थे और वो उनको देने के लिए तैयार नहीं थे, क्योंकि वो खेती वेती करते थे और इसीलिए वो देना नहीं चाह रहे थे। लेकिन एनआरआई सिटी वाले लोग काफी उनकी जमीन पर उनको दबाव बना रहे थे कि हमको दे दी जाए,
वो यही एक विवाद था। और इससे पहले भी एनआरआई सिटी वालों ने कुछ फर्जी रजिस्ट्रियां कराई थी और उसका मुकदमा चल रहा है। हम लोग ऊपर थे, नीचे भागे, पापा यहीं पे इस गड्ढे के पास पड़े थे। हमने अपना हाथ ये लगा दिया कान में अपना खून बहने को रोकने के लिए, और फिर अपना जो शॉल ओढ़े थी वही हमने गले में लपेट दिया उनके। तो उनको देखा कहाँ उनके गोली लगी थी, किस जगह? कान के पास इधर ही से खून निकलते मुझे दिखा, और हमने देखा नहीं। मेरी जमीन लेना चाहते हैं, उसको लेना चाहते थे और वो फ्री में लेना चाहते हैं बस, और कोई नहीं। पापा ने बहुत साल पहले से केस चल रहे हैं, पापा ने बहुत साल से अपनी जमीन देना नहीं चाह रहे थे और वो जबरदस्ती लेना चाह रहे थे बस। महोबा में सफाई कर्मचारियों ने 12 साल से लंबित 5 मांगों को लेकर आज खून से खत लिखे हैं। इन खतों के माध्यम से देश के प्रधानमंत्री ने सफाई कर्मचारियों ने पुरानी पेंशन बहाली सहित 5 मांगों को पूरा किए जाने की मांग की। प्रांतीय आह्वान पर इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में सफाई कर्मचारियों ने इकट्ठा होकर अपने खून से पत्र लिखकर शासन से मांगों को जल्द पूरा किए जाने की बात कही है। मथुरा में तो बता दें कि महोबा की ये खबर है, जहां पर सफाई कर्मचारियों ने अपने मांगों को लेकर खून से सीएम के नाम एक पत्र लिखा है। 12 साल से लंबित है 5 कर्मचारियों की मांगे, जिसको लेकर ये खून से पत्र लिखा है। तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। उन्होंने सरकार से गुहार लगाई है, अपनी मांग की है। मथुरा में सुर्खियों में छाई रहने वाली जीएलए यूनिवर्सिटी के बीटेक दूसरे सेकंड ईयर के छात्र ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली, जिससे कि यूनिवर्सिटी प्रशासन में हड़कंप मच गया। हालांकि छात्र ने आत्महत्या क्यों की, इस बात का पता नहीं चल पाया। पुलिस ने छात्र के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर छानबीन शुरू कर दी। वहीं छात्र के पास एक सुसाइड नोट भी बरामद हुआ है, जिसमें उसने अपनी मौत के लिए किसी को जिम्मेदार नहीं माना है। कांग्रेस पार्टी प्रदेश में महिलाओं के सशक्तिकरण का संदेश देने के लिए पूरे प्रदेश में मैराथन प्रतियोगिता करा रही है। मैराथन प्रतियोगिता के प्रथम दिन विजेताओं को स्कूटी और अन्य विजेताओं को भी पुरस्कार देकर उनका प्रोत्साहन करेगी। आज उत्तर प्रदेश कांग्रेस की तरफ से महिला प्रदेश अध्यक्ष ममता चौधरी ने इस बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दी। मीडिया को जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि पूरे प्रदेश में प्रदेश की महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी को सुनिश्चित करने के साथ उनके प्रोत्साहन के लिए लड़की हूं लड़ सकती हूं मैराथन प्रतियोगिता का आयोजन कांग्रेस पार्टी द्वारा किया गया। इस क्रम में 26 दिसंबर को लखनऊ और झांसी में भी प्रतियोगिता कराई जाएगी। 2022 के चुनाव की तैयारियों में जुटी प्रियंका गांधी अब महिलाओं के लिए एक मैराथन दौड़ का आयोजन करने जा रही है। ये मैराथन दौड़ जल्दी शुरू होने वाली है। ममता जी प्रदेश अध्यक्ष हैं यहाँ पे महिला कांग्रेस की, इनसे पूछेंगे कि किस तरह की दौड़ है और कब शुरू होने जा रही है। ये 26 दिसंबर को लखनऊ में मैराथन होगी और इस मैराथन में लड़कियां दौड़ेंगी। एंड जो हमने नारा दिया है लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, इस नारे से लड़कियों में एक उत्साह भी है। सुबह 8 बजे 1090 चौराहे से 5 किलोमीटर की मैराथन होगी। ये बताइए, ये जो दौड़ है इसमें किस एज की औरतें लड़कियां दौड़ेंगी, क्योंकि बड़ा फैक्टर है, जाड़े का टाइम है। इसी बात है, मैक्सिमम ये मान के चलिए 16 to 30, 16 to 35। तो ये महिला अंदर अपनी कैपेबिलिटी होगी, क्षमता है, जो इच्छुक हैं वो दौड़ेंगी। ये टिकट के दावेदार होंगे, ये कौन लोग होंगे? सर मैं फिर आपसे ये कहूंगी, आप दावेदार क्यों देख रहे हैं? जो दावेदार होंगी क्या वो लड़कियां नहीं है? बात लड़कियों की करिए। मैं कांग्रेस से मैंने सवाल भी उठाया था कि जो महिला है वो दावेदार जो महिला है टिकट की वही नजर आती है, बाकी कार्यकर्ता। और कमलनाथ जो आए थे अभी आपके पूर्व मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश, उन्होंने भी सवाल किया था संगठन पे कि संगठन कमजोर है कहीं ना कहीं। न ये टिकट मांग रही है, न ये टिकट मांग रही है। कमलनाथ जो आपकी कांग्रेस पार्टी से आते हैं नहीं, आपके सामने इतनी महिलाएं खड़ी हैं जो टिकट नहीं मांग रही, लेकिन ये सब मैराथन दौड़ेंगी। समझ रही, मैं ये कह रहा हूँ कमलनाथ जी ने ही सवाल उठाया, मेरा सवाल नहीं है। उन्होंने कहा कि पहले पूरे गांव जो थे वो कांग्रेस से कहलाते थे, अब एक मकान को भी बताना दुश्वारी होती है। ऐसे में कार्यकर्ता जो महिला कार्यकर्ता कैसे निकल गए? देखिए अब वो उन्होंने जो कहा भाई आप उनका सवाल उन्हीं से पूछिए, मुझसे ना पूछिए। कहीं न कहीं उन सवालों का जवाब अभी भी कांग्रेस पार्टी के पास नहीं है कि जिन मुद्दों को उनके ही मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री ने उठाया और कहा था कि संगठन पूरी तरह से कमजोर है और इस कमजोरी की वजह यहाँ पर जो सीएम योगी आदित्यनाथ कल बहराइच पहुंचेंगे और विधानसभा महसी के रमपुरबा में जन विश्वास यात्रा में शामिल होंगे। इस अवसर पर सीएम एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे और करोड़ों रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। रिपोर्ट देखिए।
उत्तर प्रदेश में अगले साल होने जा रहे विधानसभा चुनाव को लेकर हर पार्टियां अपनी कमर कस चुकी है। भारतीय जनता पार्टी पूरे प्रदेश में जन विश्वास रैली कर रही है और इस वक्त हम मौजूद हैं बहराइच जनपद के महसी विधानसभा के रामपुरवा गांव में, जहां पर कल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ यहां पर पधार रहे हैं और वो यहां पर जन विश्वास यात्रा में शामिल होंगे और एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि एक भव्य स्टेज बनाया गया है जहां से वो कल एक जनसभा को संबोधित करेंगे। साथ ही इस पूरे क्षेत्र को कई सेक्टर और जोन में बांटा गया है और यहाँ पर कर्मचारियों की और सिक्योरिटी फोर्सेस की ड्यूटी लगाई गई है। इसी में कल एक जनसभा का संबोधन होगा। आप मेरी बाईं तरफ देख सकते हैं कि यहाँ पर कुछ ट्रैक्टर आपको दिखाई दे रहे होंगे। ये वो ट्रैक्टर हैं जिनको कल सीएम योगी आदित्यनाथ यहाँ के लगभग 1 दर्जन किसानों को ट्रैक्टर की चाबी भी सौंपेंगे। साथ ही इस विधानसभा में करोड़ों रुपए की परियोजनाओं का वो लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे। साथ ही वो जनसभा के जरिए आने वाले विधानसभा चुनाव में कई समीकरणों को साधने का प्रयास करेंगे। बहराइच से जनता टीवी के लिए दिवाकर पांडे। बीजेपी के जनविश्वास कार्यक्रम के दूसरे दिन के दौरान केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने चित्रकूट से यात्रा प्रारंभ की। इस दौरान साध्वी निरंजन ज्योति ने विपक्ष पर तंज कसते हुए कहा कि जो लोग चौकियों पर बैठते हैं वो चौकीदार होते हैं और जो लोग जमीन पर बैठते हैं वो जमींदार होते हैं। इस दौरान हमारे संवाददाता संजय साहू ने उनसे खास बातचीत की, सुनिए। भारतीय जनता पार्टी की जन विश्वास यात्रा का चित्रकूट में आज दूसरा दिन है और हमारे साथ बातचीत करने के लिए केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति जो मौजूद है, इनसे बातचीत करेंगे कि आखिर क्या कुछ कार्यक्रम है और इस दौरान क्या कुछ उम्मीदें हैं जनता से, क्योंकि 2022 का विधानसभा जो चुनाव है वो नजदीक है और आज वो जो है मानिकपुर क्षेत्र के भ्रमण में निकले हुए हैं। तो हमारे साथ बातचीत करने के लिए साध्वी निरंजन ज्योति जी हैं। मतलब क्या कार्यक्रम है आपको, इस तरीके से ये कार्यक्रम चलाया जा रहा है? भारतीय जनता पार्टी के संगठन की तरफ से जन विश्वास यात्रा निकाली गई है और आप देख रहे हैं कि 2014 के बाद से जो जनता ने मोदी जी पर विश्वास किया था, यह जनता बता रही है कि सरकार जनता के विश्वास पर खरी उतरी है। यह संदेशा लेकर के हम जा रहे हैं। यात्री आपने जो वादा किया था हम उस पर चल रहे हैं और काम कर रहे हैं। आप देख रहे हैं जन सैलाब। मैं तो झांसी से एक दिन को छोड़ करके लगातार हूँ। जहाँ यात्रा 3 बजे पहुँचनी चाहिए वहाँ पहुँच रही है 6-7 बजे। ये एक दर्शाता है कि जनता मोदी जी पर और योगी जी पर कितना विश्वास करती है। यह जनता अपने आप सड़क पर आ रही है। अगर ये थी साध्वी निरंजन ज्योति जी जिन्होंने बताया कि विपक्ष चाहे कितना भी ताकतवर हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से काम किया है और लोगों के विश्वास पर खरी उतरी है, उससे चुनाव में जरूर 300 से ज्यादा सीटें बीजेपी को हासिल होंगी। संजय साहू, जनता टीवी के लिए चित्रकूट। उत्तराखंड भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने प्रेस वार्ता कर उत्तराखंड कांग्रेस पर निशाना साधा है। कौशिक का कहना है कि मसूरी खटीमा कांड के समय मौन रहने वाले लोग आज उत्तराखंडियन की बात करते हैं। कांग्रेस में मचे सियासी घमासान के बीच भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने हरीश रावत पर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि खुद को उत्तराखंड का चहेता बताने वाले नेता को उनकी पार्टी ने ठुकरा दिया। कांग्रेस उत्तराखंड को केंद्र शासित प्रदेश बनाना चाहती थी। इतना ही नहीं, कांग्रेस के नेताओं ने कहा था कि हमारी लाश पर उत्तराखंड बनेगा। कौशिक ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने उत्तराखंड को विशेष पैकेज दिया था। आंतरिक मामला, इसलिए आंतरिक मामले पर हमें कोई बहुत ज्यादा कहने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन जब आंतरिक मामला सड़क पर आ जाए तो तब निश्चित रूप से राजनीतिक दल होने के नाते उस पर हमारा रिएक्शन होना स्वाभाविक है। आज कांग्रेस के अंदर जिस प्रकार पिछले 5 वर्षों में विधानसभा के अंदर 11 विधायक होने के बावजूद 10 से ज्यादा गुट वहां नजर आ रहे थे, नेता प्रतिपक्ष को विधानसभा में, प्रदेश अध्यक्ष को जनता के बीच में ना बोलने देना, ये कांग्रेस की सबसे बड़ी फूट और टूट इस प्रकार से 5 साल में नजर आई। भारतीय निर्वाचन आयोग के मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुशील चंद्रा और भारतीय निर्वाचन आयोग की टीम जौली ग्रांट एयरपोर्ट पहुंची। उत्तराखंड में होने वाली आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों का जायजा लेने के लिए देहरादून रवाना हुए। बता दें कि भारत निर्वाचन आयोग के वरिष्ठ अधिकारी 23 यानी कि आज और कल दिसंबर को विभिन्न समीक्षा बैठक करेंगे। वहीं देहरादून स्थित होटल एलपी विला में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ भी बैठक करेंगे। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में संगठन की तैयारियों का जायजा लेने के लिए भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा खुद मोर्चे पर उतरने जा रहे हैं। जेपी नड्डा 26 दिसंबर को देहरादून दौरे पर रहेंगे। वहीं पूरी तरह से संगठन दौरे में नड्डा एक सीट पर पार्टी विधायक टिकट की दौड़ में शामिल दावेदारों के दमखम की जमीनी हकीकत का पता लगाएंगे।
ये फीडबैक उन्हें पिछले करीब 3 महीने से विधानसभा क्षेत्रों में डेरा जमाए संयोजक, प्रभारी और विस्तारक के साथ जिला अध्यक्ष और जिला प्रभारी से मिलेगा। हर विधानसभा में करीब 6 समर्पित सदस्यों की इस टीम को नड्डा की बैठक में शामिल होने की कह दिया है। इन दिनों जहां पूरे उत्तर प्रदेश में शीतलहर का प्रकोप जारी है, वहीं प्रशासन इससे लोगों को बचाने के दावे भी कर रहा है। अगर हम बात करें मौसम विभाग की, तो मौसम विभाग ने शांति लहर की चेतावनी देते हुए ठंड से लोगों को बचने को सलाह दी है, बचने के लिए अवगत कराया है। राजधानी लखनऊ में ठंड का प्रकोप जारी है। अगर हम बात करें मौसम विभाग की, तो मौसम विभाग ने शीतलहर की चेतावनी देते हुए 24 तारीख तक ठंड से लोगों को बच के रहने को कहा है। वहीं इस शीतलहर में भी सुबह सुबह मासूम बच्चों को ठंड का सामना करते हुए अपने अपने स्कूल को जाना पड़ रहा है। वहीं अब तक कोई सरकारी आदेश स्कूलों को लेकर नहीं आए। ऐसा लगता है कि बड़े अधिकारी अपने आरामदायक कैबिन में बैठकर स्कूल जा रहे बच्चों के बारे में सोचना भूल गए। अब देखने वाली बात ये होगी कि अधिकारियों को इन छोटे छोटे मासूम बच्चों की याद कब तक आती है। अरे हमारा तो मतलब यही है कि जैसे मतलब कि दूसरे जिलों में छुट्टी हुई है बच्चों को ठंड को लेकर के, उसी तरह से हमारे भी जिले में अगर छुट्टी हो जाए बच्चों को आने जाने में बड़ी दिक्कत मिलती है। सर्दियों के मौसम को देखते हुए अपने बच्चों को हम लोग को पूरी तरीके से कवर करना है, गर्म कपड़े पहनाने हैं। खास तौर से पैरों से, हाथों में और कान से ठंड ज़्यादा लगती है, जिसका ध्यान रखते हुए हमको अपने बच्चों को स्कूल भेजते समय इन सारी चीज़ों से कवर करके भेजें। साथ ही क्योंकि सर्दियों में संक्रमण की संभावनाएं बढ़ जाती हैं, एलर्जी है, इन्फेक्शन है, इस तरह की चीज़ें की संभावना बढ़ती है क्योंकि बच्चों की इम्यूनिटी थोड़ी कम हो जाती है। तो इसमें विशेष तौर पर यह ध्यान रखें, बच्चों के खान पीन पे विशेष तौर पर ध्यान रखा जाए। मौसम का बदलता मिजाज बच्चों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल असर डाल रहा है। मौसम की इस बदलती करवट से बच्चे ठिठुरते हुए स्कूल पहुंच रहे हैं, जिससे उनकी प्रतिरोधक क्षमता कम हो सकती है और उन्हें कई तरह की बीमारियों का शिकार हो सकते हैं। जनता टीवी से अभिषेक कुमार यादव। जनता टीवी के लिए अभिषेक यादव की रिपोर्ट।